हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचईएससी और यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। टॉपिक आज का हमारा बिजनेस फाइनेंस का रहेगा। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे सवाल आ जाएंगे और आप फिर उनको सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो प्लीज स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस की, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनकी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। Which of the following is not a key determinant of a company's optimal capital structure? तो आपका जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप डेट और इक्विटी का वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आए और फर्म की वैल्यू या फिर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आए। ऑप्शंस हमारे पास हैं: कंपनीज करंट रेशो, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टैक्स रेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, करंट रेशो इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। इसमें डेट और इक्विटी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये नॉट अ की डिटर्मिनेंट में आंसर ऑप्शन ए का ही बनेगा। बाकी कॉस्ट ऑफ डेट, इक्विटी और टैक्स रेट तो आप देखोगे ही। सो ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। Which of the following is not a component of working capital? तो यार, ये नॉट वर्ड कई सवालों में आता है, और ये नॉट वर्ड को ध्यान से जरूर पढ़ना, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यस। रिसीवेबल अकाउंट्स, आपके डेटर्स, अगेन वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका फिक्स्ड एसेट है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा। पेबल अकाउंट्स, बेसिकली आपके क्रेडिटर्स, ये भी आपके वर्किंग कैपिटल में ही एडजस्ट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय, फाइनेंशियल लीवरेज को आप कैसे मेजर करते हैं, ये सवाल में आपसे पूछ रहे हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज मींस कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका इंटरेस्ट जो है उसकी वजह से आपको लीवरेज मिल जाता है। इंटरेस्ट क्योंकि आपका फिक्स्ड रहता है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं जी। फाइनेंशियल लीवरेज आप कंप्यूट करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्सेस। तो ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। If the earning per share on equity shares is 1.5, EPS 1.5 आपको दे रखा है, market value of the shares is rupees 15, cost of capital will be। अब दो चीजें आपको दे रखी है और इनसे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक आपका डिविडेंड वाला अप्रोच भी होता है जिसमें डिविडेंड आप डिवाइडेड बाय प्राइस कर देते हैं। एक अर्निंग्स अप्रोच भी होता है, अर्निंग्स को कैपिटलाइज कर दो। तो यार, इसमें आप अर्निंग्स डिवाइडेड बाय प्राइस कर देते हैं, और यहाँ पे अर्निंग भी गिवन है और प्राइस भी गिवन है। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लीजिए। तो दैट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, ये आपका सीधा सीधा 10% बन जाएगा। So correct answer would be option number A. ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन, आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जो रहता है वो किन के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीटी, ईबीआईटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज की, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो ईबीआईटी आता है। तो आप बेसिकली आपके सेल्स और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रिलेशन यहाँ पे देख रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी। कैपिटल स्ट्रक्चर इज आइडियल व्हेन, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका आइडियल कब माना जाता है? देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल या ऑप्टिमल तभी बनता है जब आपकी कॉस्ट कम से कम हो और वैल्यू या प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मैक्सिमाइज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट बोथ आर मैक्सिमम। देखो, कॉस्ट मैक्सिमम तो नहीं होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। ए और बी सही लग रहे हैं, और ऑप्शन डी हमें कह रहा है बोथ ए एंड बी अबव। तो ऑप्शन डी इज मोर अप्रोप्रिएट, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ अ फर्म इंपोर्टिंग गुड्स। एक फर्म है जो बाहर से सामान को इंपोर्ट करती है।
अब उसको एक्सचेंज रेट का रिस्क सताता है। जैसे लेट सपोज अभी $1 हमारा 80 रुपीज का है, बट उसे डर लगता है कि अगर यहाँ पे हमारा डॉलर मजबूत हो गया, होम करेंसी वीक हो गई, $1 अगर 100 रुपए का हो गया, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मेरे को बहुत ज्यादा रुपीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़ते हैं जी दोनों पॉइंट्स जो दिए हुए। इफ द होम करेंसी वीकन्स, जैसे हमारा वाला केस है, होम करेंसी वीक हो गई, पहले 80 रुपए दे के $1 मिल जाता था, बट अभी 100 रुपए देने पड़ते हैं $1 लेने के लिए, तो होम करेंसी हमारा जो रुपी है वो यहाँ पे वीक हो गया, तो फर्म को लॉस होगा। बिल्कुल जी, फर्म को यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे डॉलर लेने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। इफ द होम करेंसी स्ट्रेंथन्स, लेट सपोज $1 जो है वो यहाँ पे 70 रुपीज का हो गया, होम करेंसी स्ट्रेंथन हो गई, अब आपको 80 नहीं देने, अब आपको 70 रुपए देके डॉलर मिल जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके कम रुपयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए, तो इससे आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। इसीलिए केवल जो 1 वाला स्टेटमेंट है वो सही होगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहां पे हमारे पास अब सवाल है जी, इफ द सेल्स एंड पीवी रेशियो ऑफ अ फर्म इज ₹1000 एंड 80% रिस्पेक्टिवली, तो सेल्स आपकी 1000 है, पीवी रेशियो अगर 80% है, यानी कि कंट्रीब्यूशन आपका सेल्स का 80% यानी कि 800 निकल कर आ जाएगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इज 400, ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द फर्म इज गोइंग टू बी, ऑपरेटिंग लीवरेज आपको निकालना है जी। ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर हम यहां पे बात करें तो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करके निकलता है जी। कंट्रीब्यूशन तो 800 हमें गिवन है, बट ईबीआईटी गिवन नहीं है। ईबीआईटी के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाना पड़ेगा, तो ईबीआईटी निकल कर आएगा, बट इस सवाल में कोई फिक्स्ड कॉस्ट की जानकारी दे ही नहीं रखी है, तो कैसे इसे सॉल्व करें, कैसे इसे अप्रोच करें। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल में डेफिनेटली गड़बड़ तो है, बट अगर आपको कोई आंसर मार्क करना है, कोई आंसर पे आपको टिक लगाना है, तो कैसे लगाएं। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है, अब ये इंटरेस्ट को ही यहाँ पे इंक्लूड करके आप अगर ईबीआईटी 400 निकाल लेते हैं, तो उस केस में आपका जो आंसर है 2 का बन जाएगा। हालांकि ये आंसर सही नहीं है, बट कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसा ही तिकड़म लगाना पड़ेगा ताकि कोई आंसर को आप मार्क कर लें, और इवेंचुअली ऐसे आंसर्स चैलेंज हो जाते हैं, ऐसे आंसर्स को चैलेंज किया जाता है, और कई बार एग्जामिनर जो है एक्सेप्ट करके इनको आपके ड्रॉप भी कर देता है। बट अगर आपको कोई तुक्का लगाना है तो ऐसे ही एक तुक्का यहाँ पे लगाया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ने वाला है, महंगा पड़ने वाला है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। अब देखो, यहाँ पे अगर आपने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, लेट सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है, उस पर 10% आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो, आपने उसे 90 रुपए पे इशू किया और रिडीम करने वाले हो 110 पे। देखो, यूजुअली आपको नॉर्मल केस में केवल कॉस्ट क्या पड़ती कि 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिया तो चलो, ये आपने 10 रुपए का डिस्काउंट भी भुगत लिया, वो भी आपकी कॉस्ट हो गई। बट अगर आप रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करने वाले हो तो ये 10 रुपए और ऐड हो गए, ये 10 रुपए का प्रीमियम भी आपको पे करना पड़ेगा रिडम्पशन पे। तो ये वाले केस के अंदर आपका सबसे ज्यादा महंगा आपको पड़ रहा है। आप अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम करोगे, इंटरेस्ट भी साथ में देना है, तो इसमें आपको तीनों तरफ से मार पड़ रही है, और ये सबसे ज्यादा कॉस्टली आपके लिए पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डेट is 20% and 12% respectively, and the debt equity ratio is 0.6, then what would be the weighted average cost of capital। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है आपकी वो यहाँ पे 20% की है, कॉस्ट ऑफ डेट जो आपका है वो यहाँ पे 12% का है, डेट इक्विटी रेशो जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 0.6 की, 0.6 की रेशो आपको दे रखी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इक्विटी के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्विटी कितना है कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो प्यारे दोस्तों, डेट 0.6 है, इक्विटी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल अगर हमारा 1.6 है तो 1.6 में 0.6 मेरा डेट है और 1 मेरा इक्विटी है।
तो अगर मैं बात करूं इक्विटी की तो डेट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1.6, और अगर मैं बात करूं डेट की तो 12% इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसे आप अगर सॉल्व करेंगे, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 12.5 प्लस 4.5 और ये आपका 17% बनेगा, जो कि आपको किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर आपका नहीं बनेगा, कोई भी ऑप्शन में आपका आंसर करेक्ट यहाँ पे नहीं है, और आंसर इज गोइंग टू बी 17%। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इज अप्लाइड टू इवेल्युएट। तो कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं क्या चीज को इवेल्युएट करने के लिए? इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन वेस्टिंग एसेट। अब कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स का जो आप इस्तेमाल करते हो वो इवेल्युएट करते हो कि आपको कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर करना है, बहुत बड़ा खर्चा करना है, कोई प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उससे आपको आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा या नहीं होगा, आपका एनपीवी पॉजिटिव निकल कर आएगा या नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो हमारी हो रही है बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स में, उनको इवेल्युएट करने के लिए आप कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू हेजिंग? तो हेजिंग बेसिकली एक तरीका है आपके रिस्क को मैनेज करने का। It minimizes the risk through options. It minimizes the risk through future. It minimizes the risk through options and future. It is a short straddle type of strategy. देखो, हेजिंग आप क्यों करते हो? अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको कोई रिस्क अराइज हो रहा है, मे बी फॉरेन करेंसी से जुड़ा हुआ, मे बी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, तो आप उस रिस्क को हेज करने की कोशिश करोगे। उसके काउंटर में एक ऑपोजिट एग्रीमेंट करने की कोशिश यहाँ पे आप करोगे। वो एग्रीमेंट फ्यूचर का भी हो सकता है, ऑप्शंस का भी हो सकता है। ये बेसिकली सभी एक डेरिवेटिव के टाइप हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, या फिर मैं कहूं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इट मिनिमाइजेस द रिस्क थ्रू ऑप्शन एंड फ्यूचर का बन जाएगा। तो अल्टीमेटली रिस्क को मिनिमाइज करना है, और कैसे भी आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, ऑप्शन से भी फ्यूचर से भी। चलो, अगला सवाल है जी हमारे पास, विद रेफरेंस टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जो आपका सीएपीएम मॉडल है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं भैया कौन सा यहाँ पे करेक्ट है स्टेटमेंट। It is a one factor model, two factor model, multi factor model does not follow a normal distribution. अब CAPM की अगर हम बात करें तो इट इज अ वन फैक्टर मॉडल, इसमें केवल और केवल एक बीटा एक फैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपल बीटास या मल्टीपल फैक्टर्स का इस्तेमाल यहां पे नहीं किया जाता। इसके ऑपोजिट हमारे पास एक आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एपीटी मॉडल आता है, उसके अंदर आप मल्टीपल बीटास का इस्तेमाल करते हैं, वो एक मल्टी फैक्टर मॉडल बन जाता है। बट सीएपीएम इज अ वन फैक्टर मॉडल, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है जी। सबसे पहले दे रखा है फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक फाइनेंशियल रिस्क का मेजर हो सकता है, तो 1 को 3 से मैच कर सकते हैं। क्विक रेशो एक लिक्विडिटी का मेजर है जी, 4 से मैच कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर, कितनी एफिशिएंटली आप अपने स्टॉक को टर्नओवर में कन्वर्ट कर लेते हो, टर्नओवर कर लेते हो, एफिशिएंसी का मेजर है। मार्जिन ऑफ सेल्स, ये बेसिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिपेंड कर रहा है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है आपका सेल्स के ऊपर। और अगर हम ऐसी मैचिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों हमारे पास जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, अब यहां पे सवाल इसी हमारे पास, इफ द एवरेज स्टॉक ऑफ अ फर्म इज 40,000 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 5,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक? तो एवरेज स्टॉक का मतलब है जी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी 40,000। तो हम कह सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा 80,000 के बराबर हो गया। अब हमें ये भी बोला जा रहा है जी कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 कम है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 5,000, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और ऐसा भी लिख सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब यहां से मैं क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ।
ओपनिंग स्टॉक प्लस 5000 इज इक्वल टू 80,000। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो प्यारे दोस्तों मेरे पास निकल कर आ जाएगी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, जो कि आएगी 37,500 की। और करेक्ट आंसर मेरे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, इफ द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वुड इंप्रूव दिस रेशियो। तो करंट रेशियो 2:1 की है, यानी कि करंट एसेट्स डबल हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। और लेट्स सपोज कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो यहाँ पे 2 लाख के हैं, और करंट लायबिलिटीज जो हमारी हैं वो यहाँ पे 1 लाख की हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन से हमारी रेशो पे चेंज आएगा। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स आपने इशू किए, ना करंट एसेट पे इफेक्ट होगा ना करंट लायबिलिटी पे, तो कोई इफेक्ट नहीं है। इशू ऑफ वारंट। देखो, शेयर वारंट बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को हक देते हैं कि कंपनी के शेयर वो खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा हक उन्हें मिल जाता है कि फ्यूचर में खरीद सकते हैं। तो इससे कोई कैश फ्लो पे, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज पे अभी तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो इसे भी निकाल दीजिए। परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर कैश। आपने कुछ सामान खरीदा कैश देकर, लेट सपोज आपने 30,000 का सामान खरीदा, तो 30,000 आपने यहाँ पे क्या किया होगा, गुड्स को ऐड कर लिया होगा, बट 30,000 ही यहाँ पे आपका कैश भी कम हो गया होगा। तो अल्टीमेटली करंट एसेट्स पे कोई चेंज नहीं आया, और अल्टीमेटली रेशो पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। आपने करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, लेट सपोज 50,000 की करंट लायबिलिटी की आपने पेमेंट कर दी, तो करंट लायबिलिटी से भी 50,000 काट दिए और करंट एसेट से भी 50,000 काट दिए। अब ये रेशो कितनी बन गई, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, यानी कि 3:1 की रेशो बन गई, और ये रेशो यहाँ पे इंप्रूव हो गई। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। Which of the following transactions will result into flow of funds? So देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारा फ्लो ऑफ फंड्स तभी अराइज होता है अगर आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर कोई चेंज आ रहा है। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। आपने डेटर से कैश कलेक्ट कर लिया, एक करंट एसेट कम हुआ, दूसरा बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट आपका नील हुआ, तो फ्लो ऑफ फंड्स यहाँ पे नहीं होगा। रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। आप शॉर्ट टर्म लोन्स रेज कर रहे हैं, आपके पास कैश आया, आपके पास करंट लायबिलिटी बढ़ गई, दोनों बराबर बढ़े, नेट इफेक्ट फिर भी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जीरो से चेंज हुई, और यहाँ पे भी कोई फ्लो फंड नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर। इसमें तो एक नॉन करंट लायबिलिटी दूसरी में कन्वर्ट हो गई, कोई भी यहाँ पे फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आया। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। यहां पे आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा क्योंकि कैश आपका बढ़ा है, और दूसरा इफेक्ट आपका इक्विटी पे आएगा। अब वर्किंग कैपिटल क्योंकि इंक्रीज होगा, सो दिस इज अ केस ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। इनमें से कौन सा एक कैश का इनफ्लो नहीं है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अगर आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इट मींस कि आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो इट मींस वो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, सो इट इज नॉट अ कैश इनफ्लो। ये आंसर होना चाहिए। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। डिक्रीज इन डेटर, इट मींस डेटर से आपको कैश मिल रहा है, सो इट इज अ कैश इनफ्लो। इशू ऑफ शेयर्स पे भी कैश इनफ्लो होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे भी आपका कैश इनफ्लो होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज अ कैश आउटफ्लो, नॉट अ इनफ्लो। Which of the following statements is correct? Cash flow statement is based upon accrual basis of accounting. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो कैश के फ्लो को देखते हुए बनाते हैं, सो हाउ कैन इट बी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना? तो इट शुड बी मोर ऑफ अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये वाला तो सही नहीं लग रहा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम यूजुअली बात करते हैं तो ये बेसिकली हमें बताता है कि ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग टू बैलेंस शीट डेट्स, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, क्या कैश के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। तो प्राइमरीली एक शॉर्ट टर्म पीरियड को ही कवर कर रहा है, एक पर्टिकुलर ईयर को कवर कर रहा है। सो आप इसे बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस का एक टूल है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली इज करेक्ट। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में सबसे पहले हमारे पास है करंट रेशो, तो करंट रेशो को किससे मैच करेंगे? करंट रेशो इज अ लिक्विडिटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज एन एक्टिविटी रेशो, एंड ऑपरेटिंग रेशो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो आपकी मैचिंग यहाँ पे जो बन रही है वो बन रही है एज पर ऑप्शन नंबर सी, सो इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
fund in fund flow statement means cash, current assets minus current liabilities. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए. YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे. एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.